हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। माई सेल्फ नीतीश वर्मा। और लास्ट क्लास में हम लोग देखा था कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स चैप्टर का कौन सा पार्ट कर रहे थे भाई। हम लोगों ने क्वेश्चन करा था और हमने बर्नौलीज थ्योरम के सारे एप्लीकेशन देख लिए थे। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम के सारे एप्लीकेशन, जैसे लास्ट में मैंने साइफन भी बताया था आपको। ठीक, तो लास्ट में हमने शायद इस क्वेश्चन को होमवर्क दिया हुआ था। एक मिनट देख लेते हैं इसको। इसके पहले हम लोग ने सब कुछ क्लियर कर लिया था भाई, यहाँ तक साइफन भी देख लिया था। साइफन पे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन को भी लिया था हम लोगों ने। ठीक है, इसका आंसर 4 किलो पास्कल आता था, तो साइफन भी ले लिया। इसके साथ हर क्वेश्चन ने हमने लिया था। ठीक है, तो चलिए आते हैं, डिस्कशन करते हैं भाई। क्या सभी लोगों ने क्वेश्चन लगा लिया? क्या आंसर है भाई? तो चलिए, आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, इसके ऑप्शंस दे रखे हुए हैं। इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार। चलिए थोड़ा जल्दी से इसको हम एक बार डिस्कस कर लें। ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है। ठीक, चलिए तो क्या बोल रखा है भाई कि इस तरह से अरेंजमेंट दे रखा है। इट्स एक्चुअल में वेंचुरी ट्यूब, ऐसे ही बेटा वेंचुरी ट्यूब बोलते हैं। वेंचुरी ट्यूब ये होता है जो हमने बनाया डायग्राम में। एक्चुअल में जो हमने डायग्राम में बनाया है, कौन सा, ये वाला डायग्राम ये वाला डायग्राम जो हमने बनाया है वेंचुरी ट्यूब और वेंचुरी मीटर में अंतर होता है। तो वेंचुरी मीटर जो होता है वो नीचे मैनोमीटर लगा होता है। ये वाला डायग्राम देखो यहाँ पे। तो ये जो डायग्राम है, इसके अंदर आपको ये वेंचुरी ट्यूब, एक मिनट थोड़ा ये लगेगा, एक मिनट आराम से। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे। तो हमने बोला कि भाई वेंचुरी मीटर हमने देखा था। वेंचुरी मीटर और वेंचुरी ट्यूब की बात कर रहे थे। तो जो हमने देखा वेंचुरी मीटर की बात करें तो ये वेंचुरी मीटर होता है जिसके अंदर मैनोमीटर लगा होता है। और वेंचुरी ट्यूब क्या होता है, जो अभी हमने सवाल में दे रखा है। तो इसलिए मैंने जानबूझ के ये सवाल लिया ताकि बेटा कंफ्यूजन दूर हो जाए। बहुत लोग वेंचुरी मीटर को ही वेंचुरी ट्यूब बोलते हैं। तो बेसिकली वेंचुरी ट्यूब ये है। तो पूछा क्या भाई, फाइंड द स्पीड एट द नैरो सेक्शन ऑफ वेंचुरी ट्यूब। मतलब आपको V2 बताना है। सिंपली ये बोल रहा है कि फाइंड V2, फाइंड V2 पूछा गया है। क्या V2 निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो क्या करेंगे भाई, बर्नौलीज थ्योरम या तो सीधे सीधे अप्लाई कर लीजिए। बर्नौलीज थ्योरम सीधे सीधे अप्लाई कर लो, या फिर हाइट दे ही रखा है हमें, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। सीधे सीधे ना लिख के हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं इसका। तो भाई हमें क्या दे रखा है, हमें हाइट दे रखा है। ठीक है, क्लियर। और हमें स्पीड बताना है। तो भाई हम सीधे सीधे बर्नौलीज थ्योरम लगा दें, सीधे फार्मूला। हाइट सेम है तो भाई बाई बर्नौलीज थ्योरम, बाई बर्नौलीज थ्योरम बेसिक से चलते हैं, नहीं तो फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। बाई बर्नौलीज थ्योरम क्या लिखेंगे भाई हम, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे हम बर्नौलीज थ्योरम लगा लेते हैं। मान लेते हैं सपोज दैट ये हमारा सेक्शन 1 है, ये हमारा सेक्शन 2 है। क्लियर, आइए देखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे भाई सेक्शन 1 पे, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। क्लियर, हाफ रो V1 स्क्वायर। और वाटर दे रखा है तो रो की डेंसिटी हमें पता है। और इसका जो ये टर्म होगा ये 0 है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है। ठीक, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, रो V2 स्क्वायर। क्या क्या दे रखा है भाई हमें, स्पीड ही दे रखा है गिवन में। ठीक, चलिए तो अगर हम बोले तो सीधे सीधे हमें V2 निकालना है, तो हम क्या करें, हाफ रो V1 स्क्वायर, P1 माइनस P2 इधर कर लें तो कितना हो जाएगा भाई। तो P1 माइनस P2 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। क्लियर, हाफ रो V1 स्क्वायर। ठीक है, यह एक काम करते हैं, इसको उधर ले जाके बाद में वैल्यूज पुट कर देते हैं। और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा सीधे सीधे हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर। हमें चाहिए क्या, V2 स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इसके नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। P1 माइनस P2 आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, ये आपको H की वैल्यू दे रखी हुई है, mm में दे रखा हुआ है। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं भाई। तो सीधे सीधे हम लिखेंगे क्या, तो देखो भाई हाफ रो V2 स्क्वायर, हमें V निकालना है V2। और यहाँ पे कितना आया था, P1 माइनस P2, एक समय के लिए फिलहाल ये लिख देते हैं। और प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर था। जरा ध्यान से देखो, हम P1 माइनस P2 को क्या लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 ही तो प्रेशर डिफरेंस है, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, रो G इंटू H, जो यहाँ पे H है। P1 माइनस P2 को हम ये लिख सकते हैं, इन लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, P1 यहाँ का प्रेशर होगा, P2 यहाँ का प्रेशर होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, P1 माइनस P2 को हम, यही तो डिफरेंस है, कितना, रो इंटू जी इंटू एच लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं सर, ऐसा कैसे। ठीक, तो ये वैल्यू हम वहां पे रख लेते हैं। आओ चलो, तो भाई सीधे सीधे वैल्यू रखें, रो वाटर ही है तो रो जी इंटू एच प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। V1 हमें पता है कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके
चलिए यहां पे वैल्यू रखें तो हाफ रो v2 स्क्वायर। अब जरा देखना हाफ, पहले तो रो से रो काट दो यार, रो से रो कट गए, तो v2 की वैल्यू चाहिए v2 स्क्वायर, तो v2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 2gh, इधर से 2 यहां मल्टीप्लाई, और यहां से अगर देखा जाए तो हाफ कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा v1 स्क्वायर, यस और नो। या फिर अगर ध्यान से देखा जाए तो v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट v1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू एच, यस और नो, क्लियर। v1 की वैल्यू हमें पता है, v1 2 मीटर पर सेकंड, यानी 2 अगर सेंटीमीटर में रख रहे हो तो बहुत ध्यान देना, आंसर सेंटीमीटर में आएगा, और ऑप्शन भी शायद हमारे सेंटीमीटर में ही दे रखे हैं, तो क्यों ना सेंटीमीटर में ही रख दिया जाए, सीधे सीधा आंसर आ जाएगा। तो 2 रखोगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 980, यस और नो, और 980, क्लियर। चलिए 980 नहीं, इसको 1000 कर लो, 10 मानते ना, तो इसको 1000 ही ले लेते हैं, आ जाओ 1000, और इधर कितना हो जाएगा भाई इंटू h की वैल्यू दे रखा है 5.1, यानी 5.1 को सेंटीमीटर में लिखें तो कितना हो जाएगा भाई 0.51, क्लियर, का होल स्क्वायर, ठीक, होल स्क्वायर h दे रखा ना 0.51 होगा, होल स्क्वायर नहीं होगा, ठीक। तो ये वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई, तो मेरे ख्याल से 1020, देखो ध्यान से, यहां पे वैल्यू हो गई 4, ये वैल्यू कितना 1000 2000 2000.51, तो 1000 कितना आ जाएगा 1020, यस और नो, और ये 1024, रूट लेंगे तो किसका रूट लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखो 30 का अगर रूट होता तो 900 होता, 30 से ऊपर एक ही ऑप्शन है, ध्यान से देखो ये 32 का ही रूट है, तो 32, और ये आंसर आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि हमने सबको सेंटीमीटर में रखा हुआ है, जी को भी हमने बदल के इसलिए 1000 लिखा हुआ है, जी सेंटीमीटर में, क्लियर। जी हमने यहाँ पे क्या लिखा है भाई, जरा देख लो, यहाँ पे जी की वैल्यू जो हमने लिखी है 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये रखा था, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, तो सबका आ गया होगा, ऑप्शन दे रखा हुआ था, तो ऑप्शन थर्ड 32 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्लियर है, आई बात समझ में। देख लो भाई सिंपल सी बात है, अगर हम फार्मूला डायरेक्ट यूज करते बेटा तो सीधे सीधे हम लिख पाते, क्या हमने सीधे बोला कि भाई प्रेशर डिफरेंस है, पक्का V2 बड़ा है, तो प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू कितना हाफ रो V2 माइनस V1, एक मिनट, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये लिखते ना, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, देखो ध्यान से, और ये वैल्यू हमें पता है कितना रो GH, कहने का मतलब वही आएगा, अब चाहे फार्मूले से डायरेक्ट करिए, चाहे मन करे तो निकाल के इनको अलग अलग निकाल दो, क्लियर। तो रो से रो कैंसिल हो जाता, तो वैल्यू यहां से कितनी आ जाती, V2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH, यहां मल्टीप्लाई होता प्लस V1 स्क्वायर, रूट ले लेते, ठीक है, तब भी वही आता बेटा, इसलिए बोला हूं चाहे फार्मूले से यूज करो चाहे ये यूज करो, सीधे सीधे आंसर आएगा। फार्मूला आपको मैंने लिखना सिखा दिया है, फील करना सिखा दिया है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएं या बर्नौलीज थ्योरम लगाएं, आंसर आपका वही आएगा, बर्नौलीज थ्योरम मतलब बेसिक से जा रहे हैं, क्लियर। चलिए तो हमारा ये सवाल हो गया, आते हैं अब थोड़ी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो विस्कोसिटी की बात करते हैं, तो विस्कोसिटी क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो बोला ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड, ठीक है, रिलेटिव मोशन लेयर्स के बीच में जब होता है, एक्चुअली विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी क्या है बोलो, लिक्विड फ्रिक्शन, यस और नो, लिक्विड में जो फ्रिक्शन होता है उसका नाम देते हैं विस्कोसिटी, लिक्विड फ्रिक्शन, ठीक है, लिक्विड के लेयर्स के बीच लगने वाला फ्रिक्शन, क्यों, क्योंकि उनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तो बेसिकली वही डेफिनेशन है कि ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर ऑफ लिक्विड, ठीक, दिस फोर्स, अ फोर्स comes in picture which opposes the relative motion between relative motion between layers of liquid, between layers of liquid. This force is known as विस्कस फोर्स, इसे हम बोलते हैं भाई विस्कस फोर्स, क्लियर। इसी फोर्स को हम विस्कस फोर्स बोलेंगे। ये बिल्कुल फ्रिक्शन वाला फोर्स है, ऐसे समझो पानी के अंदर फ्रिक्शन, मतलब लिक्विड के अंदर जो फ्रिक्शन भी क्या करता है भाई,
रिलेटिव मोशन को रोकता है, यस और नो? मतलब रिलेटिव मोशन नहीं चाहता है कि स्लिपिंग हो यानी रिलेटिव मोशन हो, बिल्कुल वही बात है कि ये भी नहीं चाहता कि दो लेयर्स के बीच में क्या हो, रिलेटिव मोशन हो, यस और नो? जैसे कहने का मतलब फ्लूइड लेयर्स में बनते हैं, लेमिनार्स में, यस और नो? लेमिनार मतलब लेयर्स, ठीक? तो ये क्या करेगा, अगर मान लो ये फ्लूइड यहां पे बह रहा है कुछ स्पीड v1 से, ये v2 से, तो इनके बीच क्या लगेगा भाई? सिंपल सी बात है, इस लेयर पे, ये लेयर वाइज में दिखा रहा हूं, इस पे फ्रिक्शन पीछे और इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, सो दैट ये स्पीड क्या हो जाए इनके बीच। अगर मैं बोलूं v1 बड़ा है तो v2 से, ठीक, ये आपके लेयर्स है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये, ताकि ये फ्रिक्शन इस पे इस लेयर तरह से लगेगा और ये फ्रिक्शन चाहेगा, यही आपका कौन सा फोर्स है, इसे ही हम विस्कस फोर्स बोलते हैं। क्या सब क्या बोलते हैं? इसको फ्रिक्शन ना लिखते हुए विस्कस फोर्स बोलते हैं, ताकि चीजें समझ में आए। ये आपका एफ विस्कस, ठीक है, विस्कस फोर्स, क्लियर? एफ वी से दिखाते हैं, एफ विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी, मतलब जब भी लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के कारण, लिक्विड फ्रिक्शन के कारण उनके बीच क्या होंगे, रिलेटिव मोशन, और वो उस फ्रिक्शन के कारण ये फोर्स अपीयर करेगा, तो हमेशा ये मोशन की डायरेक्शन में, अगर इधर मोशन हो रहा है तो हमेशा ये कैसा काम करेगा भाई, मोशन के डायरेक्शन में अपोजिट, क्लियर? मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट, तो लिख लो इट acts always opposite to the direction of motion, or we can say to the direction of flow of liquid, to the direction of flow, ठीक है, क्लियर? तो हमेशा ये फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट काम करता है, क्लियर? आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? तो ये जो फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं क्या, फ्लूइड फ्रिक्शन, या बोल सकते हो विस्कोसिटी, इसे ही बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। और एयर में भी ये फ्रिक्शन मौजूद है, जैसे बोलते हैं हम ड्रैग, ये आपका विस्कस ड्रैग भी बोलते हैं कहीं पे, विस्कस ड्रैग। तो कहने का मतलब जो ये विस्कस ड्रैग, ये जो फोर्स है विस्कस फोर्स कहलाता है या विस्कस ड्रैग, और ये जो फिनोमिना है इसे ही बोलते हैं विस्कोसिटी। ये जो फिनोमिना है इसे हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी, कि बस दो लेयर्स के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन, ये जो फिनोमिना है इसे हम क्या बोलते हैं भाई, विस्कोसिटी। बात आई समझ में? क्लियर? इसको वी से डिनोट करते हैं, हमेशा डायरेक्शन अपोजिट टू द। अब सवाल ये है कि ये फोर्स है, तो फोर्स का तो हमने पहले तो ये देख लिया कि डायरेक्शन क्या होगी, ठीक, तो डायरेक्शन तो समझ में आ गया। दूसरी बात, फोर्स लगेगा कितना, ये बात की बात है, उसके पहले क्यों आ रहा है रीजन समझ लेते हैं कि फ्रिक्शन क्यों, मतलब कहने का मतलब रीजन क्या है ये विस्कस फोर्स आने का। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है, रीजन की बात करें तो रीजन बस इतना सा, इतना जरा सा रीजन है, जरा सा रीजन क्या, कि भाई इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, या आप बोल सकते हो इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस, या आप कह सकते हो इनके बीच सेम लेग केयर के बीच क्या होता है भाई, कोहेसन फोर्सेस यानी कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है? तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है रीजन, ये विस्कोसिटी किसके कारण आ रहा है भाई, मतलब दिस विस्कोसिटी हैपेंस, या विस्कस फोर्स कम्स इनटू पिक्चर, ऐसे लिख लो, विस्कस फोर्स कम्स इनटू पिक्चर, viscous force comes into play या पिक्चर जो भी लिखो, due to the intermolecular सीधे सीधे लिख दो, इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस, सीधे ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस, या वी कैन से कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स, बिटवीन फ्लूइड पार्टिकल्स, या आप बोल सकते हो लिक्विड पार्टिकल्स, ठीक? ये इसी के कारण आता है जो एक दूसरे लेयर को जाने नहीं देता, बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स या फ्लूइड पार्टिकल्स, यस और नो? तो रीजन सिर्फ इतना है भाई, कॉज ऑफ विस्कोसिटी सिर्फ इतना है
ये जो विस्कस फोर्स आता है ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस के कारण आता है बिटवीन द लिक्विड या फ्लूइड पार्टिकल्स, यस और नो। तो ये रीजन काफी है, क्लियर है। और लगता कितना है भाई, तो हमेशा ये पीछे की तरफ काम करेगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट काम करेगा, क्लियर। अब बात होती है कि भाई करेगा कितना, मतलब होगी कितनी, मैग्नीट्यूड निकाली जा सकती है क्या, तो भाई जरूर निकाली जा सकती है। तो हम बात करते हैं अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन ने सबसे पहले यही निकाला और इन चीजों को ऑब्जर्व करा, तो ये हम लोग बात करेंगे। उन्होंने एक फार्मूला दिया जिसको बात करते हैं हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। समझते हैं क्या किया इन्होंने, ठीक। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की बात की जा रही है अब, कि ये तो बात सही है, ये आ गया, रीजन भी समझ में आता है कि चलो ठीक है इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस है, लेकिन लगेगा कितना, ये बात हुई थी इस लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक। ये लॉ क्या कहता है भाई, तो जरा ध्यान से देखते हैं। तो ये क्या कहता है भाई, सिंपल सा जरा समझो इसको, फिर हम लोग लॉ पे आते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, मान लीजिए इन्होंने बोला, सपोज कंसीडर, लेट सपोज देयर इज अ एक हमने यहां पे मान लिया कि ये आपका रिवर बेड है, जरा ध्यान से देखना। तो ये आपका रिवर बेड है, क्या है ये, रिवर बेड, और ये रिवर बेड है और लिक्विड फ्लो हो रही है इधर। लिक्विड कैसे फ्लो होता है, इस तरह से लिक्विड फ्लो हो रहा होगा, ठीक, सरफेस। तो क्या होता है कि भाई सिंपल सी बात है इसमें, अब ध्यान से यहां पे देखिए कि होता क्या है इसके अंदर, कि जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है या सबसे नीचे वाला पॉइंट, रिवर बेड के पॉइंट वाला, इसकी जो स्पीड होती है वो ड्यू टू इनके बीच ये कोहेसिव, ये इतने ज्यादा होते हैं कि इनके फोर्सेस इसको, मतलब आप सिंपल समझो पाइप के अंदर या फिर रिवर के अंदर, ये रिवर बेड के पास ये जो होता है, ये सबसे लास्ट में जो पॉइंट होता है, वो पॉइंट इस पे इतना फ्रिक्शन होता है कि ये आगे चल नहीं पाएगा, इसकी स्पीड जीरो होती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो फ्लो बढ़ता जाता है, तो ये स्पीड भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ये थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ती जाती है लेयर्स के बीच, किनके बीच, लेयर्स के बीच। तो ये स्पीड इस तरह से बढ़ेगी, बढ़ते 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 ये स्पीड एकदम लास्ट में, यानी कि सबसे ऊपर वाली पार्ट, यानी जो सरफेस में पार्टिकल होगा, देखो सिंपल सा बात है, सबसे तेज चलेगा। रीजन भी है कि भाई सरफेस पे अगर कोई पार्ट लिया हमने, कोई लेयर अज्यूम किया, सरफेस पे कोई अगर हम लेयर अज्यूम करते हैं, सपोज सरफेस पे कोई लेयर हम अज्यूम करें, तो जरा देखो सरफेस पे कोई लेयर अज्यूम करने पर क्या होगा क्या, तो सरफेस पे अगर हम कोई लेयर अज्यूम करते हैं तो ये लेयर नीचे से तो इसमें फ्रिक्शन दे रहा, ऊपर वाला नहीं दे पा रहा है, इसलिए इसकी स्पीड ज्यादा है। और नीचे अगर यहाँ पे ये लेयर है तो सिंपल सी बात है, अगर ये स्पीड v से आगे जा रहा है तो इस पे विस्कस फोर्स इनके बीच यही लगेगा, कितना, Fv। जैसा कि हमने पहले बताया कि विस्कस फोर्स इन पे ऐसे ही लगेगा और Fv के बराबर, क्लियर। तो ये विस्कस फोर्स लगा, ठीक है। और जो टॉप की स्पीड होती है उसे हम v बोल देते हैं। तो कुछ इस तरह से लिक्विड में ऐसे बढ़ता है, क्लियर। एकदम लास्ट वाला पॉइंट जीरो पे, लास्ट वाला पॉइंट पे कोई स्पीड नहीं होती है, जो नो स्लिपिंग कंडीशन समझो ऐसे, कि स्लिप नहीं होगा वो पॉइंट, क्योंकि इतनी फ्रिक्शन है, क्योंकि ये पॉइंट किससे टच है, रिवर बेड से, क्लियर। तो किसी दूरी पर, जैसे मैं मान लूं इसे एक्स वाई एक्सिस पे, अगर मैं इसे वाई मान लूं, इस पे एक्स मान लूं, ठीक। तो भाई किसी बीच में स्पीड अगर मुझे चाहिए लेयर पे, तो ये स्पीड निकाली जा सकती है। मान लेते वाई पे जाके छोटा सा डी वाई पे देखते हैं, इन लेयर के बीच में, ये लाई करने वाले लेयर के बीच में बात कर रहे हैं, तो भाई ये पक्का फंक्शन ऑफ एक्स होगा, मतलब वाई होगा, ये डी वाई पर। इसकी स्पीड अगर सपोज यहां पे v हुई, यहां पे इसको v हटा देते हैं, यहां पे ये तो v मैक्स होता है, ये तो सबसे ऊपर होगा तो v मैक्स होगा, ठीक। इसकी स्पीड अगर हम बोले कि भाई v है, तो यहां की स्पीड कितनी होगी, v प्लस dv, थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हम लोग, क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ेगा, क्लियर। ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो ऊपर से जो लेयर्स इस पे प्रेशर लगा रहे हैं, जिसके कारण इस पर फ्रिक्शन बढ़ रहा है, वो कम होते जा रहे हैं, तो ऊपर स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है, ऊपर थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो मान लेते हैं कि ये जो है v प्लस dv किसी y डिस्टेंस पे जाकर ये फोर्स लगा होगा, क्लियर, ठीक। आई बात समझ में। और कितना डिस्टेंस गया ऊपर, y पे जाकर dy, थोड़ा सा y पे, तो ठीक है v था, यहां पे तो v था, थोड़ा सा ऊपर गए हम dy, थोड़ा सा ऊपर गए हम dy, ऐसा समझिए, क्लियर है भाई।
बात आई समझ में? तो ये बात कर रहे हैं, ठीक। तो न्यूटन ने क्या बोला है, सिंपल सी बात है, न्यूटन ने बोला कि भाई जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं, उस ऑब्जेक्ट पे, मान लो ये ऑब्जेक्ट के नीचे वाले पार्ट पे लग रहा होगा, तो इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स कैसा लगेगा विस्कस, पीछे की तरफ। कैसा लगेगा, पीछे की तरफ, और इसकी स्पीड दे रखी होगी आगे की तरफ। क्लियर? तो अगर हमें निकालना है तो हम करेंगे क्या, सिंपल सी बात है। तो न्यूटन ने जो एफ वी बोला, ये एफ वी, तो डायरेक्शन तो क्लियर है सबको, ठीक। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने बोला कि जो एफ वी है, जो विस्कस फोर्स है, यानी विस्कस फोर्स के बारे में बात किया, विस्कस फोर्स की मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया। विस्कस फोर्स ऑलरेडी डायरेक्शन देख चुके हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, विस्कस फोर्स जो एफ वी है, ये तो इन्होंने बोला है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ए क्या है, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। ए लिख देते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना पार उसके साथ टच है। क्लियर? और दूसरी बात अगर देखा जाए तो इन्होंने बोला कि भाई जो एफ है ना, वो एफ वी है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, प्रेशर, आप बोल सकते हो वेलोसिटी ग्रेडियंट के, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये क्या पार्ट है भाई, आगे देखते हैं हम लोग, पहले इतना तो समझ में आया। न्यूटन ने इसमें बोला कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा सरफेस कांटेक्ट में होंगे, उतना ज्यादा उस पर फ्रिक्शन लगाएंगे। ये तो बात सही है, बिल्कुल समझ में भी आता है कि ये पॉइंट इन्होंने जो बोला वो क्यों बोला। उससे फील भी आता है कि भाई हाँ, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जैसे मान लो ये है प्लेट, इसका प्लेट का जितना एरिया होगा सरफेस, उतना कांटेक्ट में होगा फ्लूइड, उतना ही ज्यादा फ्लूइड पार्टिकल पे क्या लगाएगा, ये विस्कस फोर्स। ये समझ में नहीं आया सर कि आपने बोल दिया कि एफ वी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो सबसे पहले वेलोसिटी ग्रेडियंट समझो क्या है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसको लेता हूं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो भाई एफ वी इज इक्वल टू, इन्होंने बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, बिल्कुल सही है। एफ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी डीवी बाई डी वाई, यानी कि चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई। मतलब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे ये फोर्स बढ़ रहा होगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, देखो ध्यान से। जैसे जैसे ऊपर जाना है ये फोर्स बढ़ रहा है, रिलेटिव मोशन बढ़ रहा है ना ऊपर जाने पर। इस लेयर की स्पीड ज्यादा है इससे, इस लेयर की स्पीड इससे ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये जो है, इसका जो एक फिक्स वैल्यू है, इनका डीवी बाई डी वाई पे डिपेंड करता है। इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब समझ ही रहे होगे भाई, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब आप पढ़ा होगा अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या कि पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब क्या, डीवी बाई डी एक्स। यहाँ पे डीवी बाई डी वाई, यहाँ पे स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रेडियंट मतलब सिंपल सी बात है, जैसे आपने पढ़ा होगा ई इज इक्वल टू क्या, माइनस डीवी बाई, कहां पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, डीवी बाई डी आर। ये क्या है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है बेटा, सिंपल सी बात है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। हाँ या ना? अगर नीचे डी आर की जगह डी टी होता तो हम बोलते क्या, उसको रेट बोलते। ठीक है, तो बात आती समझ में। तो यहां तक अगर मैं बोलूं तो सिंपल सी बात है। अच्छा, इनको अगर समअप किया गया, इन्हीं दोनों चीज पे डिपेंड करता है। इनको जब समअप किया गया तो भाई सिंपली ये निकल के आया कि जो एफ वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए तो है इनटू डीवी बाई डी वाई भी है, यानी इसके भी प्रोपोर्शनल। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया गया तो आया क्या, एफ वी इज इक्वल टू माइनस ईटा इंटू ए इंटू डीवी अपॉन डी वाई, डीवी अपॉन डी वाई, ये निकल के आया। अच्छा, क्लियर है? तो यही जो है न्यूटन्स लॉ, यही फार्मूला था किसका, विस्कस फोर्स का। न्यूटन ने ये प्रूव किया। क्लियर? इन्होंने ये बताया, एक लॉ है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे माइनस साइन क्या है और ईटा क्या है। तो पहले बेटा सिंपल सी बात है, माइनस साइन नोट करके लिख लो कि माइनस साइन जो है यहाँ पे निगेटिव साइन इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है भाई, इंडिकेट्स दैट एफ वी always acts opposite to the direction of motion। क्लियर? बात आई समझ में? तो भाई ये नेगेटिव साइन ये बताता है कि ये जो है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बात करेगा। और क्या चीज है भाई, ईटा दे रखा है। ईटा जरा देखो, ईटा क्या है, ये ईटा इसको बोलते हैं विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
विस्कोसिटी। कहीं कहीं पे इसे विस्कोसिटी इंडेक्स भी बोला जाता है, कई नाम होते हैं, विस्कोसिटी इंडेक्स भी बोलते हैं इसको। क्लियर, विस्कोसिटी इंडेक्स, जो बेसिकली प्रॉपर्टी होती है किसकी, ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, हाँ या ना, तो ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, इसे बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। क्लियर, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड कैसा है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, जैसे मान लो अगर ज्यादा विस्कस फ्लूइड है, जैसे अगर मैं लिक्विड ले लूं, मतलब वाटर ले लूं और ऑयल ले लूं, तो दोनों में से कौन विस्कस है, जो ज्यादा चिपचिपा हो, तो जिसकी जितना ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उतनी ज्यादा विस्कोसिटी, उतना ज्यादा विस्कस लिक्विड, विस्कस लिक्विड उतना ही ज्यादा विस्कस लिक्विड, यस और नो। तो कहने का मतलब ऑयल ज्यादा विस्कस है एज कंपेयर टू क्या बोलते हैं वाटर, तो ऑयल ज्यादा विस्कस फोर्स लगाएगा भाई, विस्कोसिटी जितना ज्यादा इतना ज्यादा ये, और जितना ज्यादा विस्कस लिक्विड उतनी ज्यादा विस्कस फोर्स, सिंपल सी बात है। तो ये बेसिकली बेटा प्रॉपर्टी है, याद रखना इस चीज को, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये प्रॉपर्टी है किसकी, ये प्रॉपर्टी है किसकी, फ्लूइड की। तो विस्कोसिटी को हम इस तरह से दिखाते हैं, ये क्या है आपका विस्कस फोर्स, ठीक, ए एरिया ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट, डीवी बाई डी क्या है आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट दे रखा है। अच्छा ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको, तो सिंपल सा यही फंडा हम यूज करेंगे और ये फॉर्म हम यूज करेंगे, यही आपका न्यूटन्स लॉ है, यही आपका न्यूटन्स लॉ है, ठीक, आई बात समझ में, क्लियर है। अच्छा विस्कोसिटी की बात करें बेटा, तो विस्कोसिटी इंडेक्स जैसे कि जनरली अगर देखें तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, विस्कोसिटी इंडेक्स अगर देखा जाए तो विस्कोसिटी अगर देखें तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर लो, तो विस्कोसिटी ऑफ वाटर जो होता है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर, विस्कोसिटी ऑफ वाटर, अच्छा इसको हम यूज करते हैं, पहले तो यूनिट देख लेते हैं फिर आते हैं विस्कोसिटी पे। तो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यूनिट ऑफ ईटा ऐसे बोल सकते हैं, ईटा, इसे ईटा पढ़ते हैं इसको। तो अगर ईटा देखा जाए तो ईटा किसके बराबर है भाई, तो सिंपल सी बात है, माइनस साइन तो आपका इसके लिए था, तो माइनस तो हम तो डायरेक्शन के लिए दिखाते हैं, एफ वी अपॉन कितना आएगा भाई, डीवी बाई डी वाई डी वाई। तो जरा ध्यान से देखिए, एफ वी मतलब ये आपका न्यूटन, एफ वी मतलब ये आपका आ जाएगा न्यूटन, और ये क्या आएगा न्यूटन, ये हो जाएगा बेटा मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल, एक मिनट, क्लियर है यहां तक, ठीक, ईटा, और नीचे एरिया भी आएगा, यहाँ पे एरिया भी आएगा टर्म, तो न्यूटन ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर, क्लियर। तो भाई सिंपल सी बात है, मीटर मीटर गेट कैंसिल, और मीटर स्क्वायर है आपका, तो यहां से आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, ये जो यूनिट है इसे हम, ये एमकेएस यूनिट है आपकी। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा चीजें, ठीक है, तो ये जो यूनिट होता है बेटा आपकी, ये कौन सी यूनिट है, एमकेएस यूनिट है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं, इसको अगर बोला जाए यहाँ पे तो इसको ये भी नाम देते हैं, इसको बोलते हैं पॉइस, ठीक है, पॉइस नहीं, इसको नाम देते हैं हम लोग, अगर देखा जाए तो इसे हम पॉइजली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉइजली, या इसको अगर हम डाइन में बदले सीजीएस यूनिट में, तो सीजीएस यूनिट में क्या हो जाएगा भाई, सीजीएस यूनिट इसका हो जाएगा ईटा का, ये बन जाएगा क्या, अच्छा इसको हम एक और भी नाम दे सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या, पास्कल सेकंड भी बोला जाता है, तो जान लेना, और इसमें इसको क्या बोलेंगे, तो भाई न्यूटन बदल जाएगा हमारा किसमें, डायन में, न्यूटन बदल जाएगा डायन में, सेकंड रहेगा, और नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। और इसको हम बोलते हैं सीजीएस यूनिट में, इसको बड़ा फेमस नाम है इसका, इसको हम साइंटिस्ट के नाम पे देते हैं, जिससे साइंटिस्ट ने, इसको हम बोलते हैं पॉइज, क्या बोलते हैं, पॉइज, क्या बोलते हैं इसको, पॉइज, ठीक है। अच्छा पास्कल सेकंड को कभी कभी हम लोग इसको ये भी बोल देते हैं पॉइजुली पूरा, ठीक है, जिसने इसे बताया था पहली बार, उनके नाम, उनके साइंटिस्ट के नाम पे देते हैं, तो पॉइजुली इसको बोलते हैं पूरा नाम, और अगर पूरा नाम लिखा है तो पास्कल सेकंड को हम पॉइजुली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 पास्कल सेकंड, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन बहुत जरूरी है बेटा, आ जाता है कई बार, 1 पॉइजल इक्वल टू पास्कल सेकंड। अच्छा एक पास्कल सेकंड कितने के बराबर होता है, ये भी पूछ लेता है, सिंपल सी बात है, तो सिंपल सी बात है, एक पास्कल सेकंड जिसको हम पॉइजली बोलते हैं, ये कितने के बराबर होता है पॉइज में,
तो बेटा सिंपल सी बात है 10 पॉइस के बराबर होता है। कितने के पॉइस के बराबर होता है? 10 पॉइस। ठीक, 10 पॉइस मतलब ये सीजीएस यूनिट है, छोटी यूनिट है इसलिए नंबर ज्यादा, ये एमकेएस यूनिट है तो इसलिए बड़ा। इस 1 पास्कल सेकंड को हम 1 पॉइजुली भी बोल सकते हैं, 1 पॉइजुली, 1 पॉइजुली, और 1 पॉइजुली को हम बोल सकते हैं 10 पॉइस, या इसको बोल सकते हैं बेटा डेका पॉइस, ऐसा भी नाम आता है कभी कभी क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज मत होना। 10 फॉर डेका, डेकाग्राम, ठीक है, समझ में आया? तो इसको ये नाम दिया जाता है यूनिट वाइज। क्लियर है? अच्छा मैं बोलूं क्या इसका डायमेंशन निकाल सकते हो क्या? ईटा का, ईटा का डायमेंशन निकाल सकते हैं क्या? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। ईटा का डायमेंशन बहुत टफ थोड़ी है, ईटा का डायमेंशन निकालो, सब कुछ दे रखा है। तो डायमेंशन अगर देखा जाए तो डायमेंशन क्या हो जाएगा भाई, जरा ध्यान से देखो। तो डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी इंडेक्स या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना आ जाएगा भाई, जरा ध्यान से देखो। तो अभी हमने निकाला था क्या, ये फार्मूला फोर्स, ऊपर क्या लिखा है भाई, ऊपर लिखा हुआ है फोर्स, ठीक, ये फोर्स लिखा है एफ वी। तो ये सिंपल सी बात है, अगर मैं ईटा का डायमेंशन लिखूं तो लिखूंगा क्या, अरे फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाई एरिया का डायमेंशन डिवाइडेड बाई, ये क्या लिखा है, डीवी बाई, डीवी बाई, या तो आप सीधे सीधे निकाल लो, वो सब कुछ आ रखा है, इतना करने की जरूरत नहीं है। तो सीधे सीधे इसका, सीधे सीधे यहाँ पे न्यूटन लिख लो यार, एम एल टी पे पावर -2, यूनिट ही बता रहा है, नीचे L2, नीचे L2 इंटू सेकेंड इंटू टी, जरा करो तो कितना आएगा डायमेंशन। तो भाई m L पे पावर 2 था, ऊपर गया तो -1, t पे पावर -1, तो ये हो जाएगा किसका, ईटा का, ये भी पूछ लिया जाता है, तो आपको डायमेंशन निकालने आना चाहिए। ठीक, क्लियर? चलिए, तो डायमेंशन और हमने देख लिया क्या, यूनिट किसका, इस ईटा का। तो किसको हम लोग पॉइजली बोलते हैं, या पास्कल सेकंड बोलते हैं, या न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? और ये तो डायरेक्शन था, ये हमारा फार्मूला था। एक और भी चीज कर सकते हैं इसके साथ, कभी कभी आपको चीजें ऐसे भी पूछ सकता है। हमने फार्मूला क्या लिखा था भाई, हमने फार्मूला लिखा था एफ वी इज इक्वल टू क्या, ईटा माइनस तो पता है डायरेक्शन बताता है, एन ए डीवी बाई डी वाई। अब जरा ध्यान से देखो ये क्या चीज है, एफ वी बाई मैं ए कर दूं तो क्या बन जाएगा, एफ वी बाई ए, और ये फोर्स जैसा है ये टेंजेंशियल फोर्स ही है, लेयर के टेंजेंशियल काम ही कर रहा है, इसको हम बोलते हैं कभी कभी टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, इसलिए इसको कभी कभी हम नाम देते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस जैसा कि आपने स्ट्रेस स्ट्रेन में पढ़ा होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा होगा, ये पूरा टर्म कहलाता है क्या, टाउ टेंजेंशियल, टाउ से दिखाते हैं ना, यानी टेंजेंशियल स्ट्रेस टाउ से दिखाते हैं। तो ये आपका क्या है, इसको लिखते नहीं है यहाँ पे, इसको काम कर लो। ठीक, तो इसको हम कभी कभी ऐसे भी बोल सकते हैं जहां पे टाउ क्या है आपका, टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक, यूनिट किस में हो जाएगी टेंजेंशियल स्ट्रेस की, तो सीधे सीधे न्यूटन, किस में हो जाएगा भाई, न्यूटन, बोलो, टेंजेंशियल स्ट्रेस है ना, फोर्स अपॉन एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? चलो ध्यान से देखो, तो इसे हम बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, यही है अपना टाउ, यहाँ पे टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो कभी पूछ ले तो मतलब समझ में आना चाहिए कि ये टेंजेंशियल स्ट्रेस था। ठीक, आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो हमने देख लिया क्या, हमने फार्मूला इसका निकाल लिया कि किस तरह से निकाला गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं इसको, और विस्कोसिटी के यूनिट देख लिए, क्या कारण था विस्कोसिटी आने का। तो इसके कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि जो कि सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं विस्कोसिटी के, बहुत ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं होता है, सिंपल से सवाल होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, कुछ कुछ चीजें ये भी देख लो कि विस्कोसिटी कितना होता है। तो जैसे इन केस ऑफ एयर, इन केस ऑफ एयर, एयर की जो विस्कोसिटी होती है वो बहुत कम होती है बेटा, कितनी होती है वो होती है लगभग 200 इंटू 6 पे पावर -6 इतना पॉइस। पॉइस जनरली हम यूज करते हैं बार बार टर्म, 1 पॉइस बराबर 0.1 पॉइजली बोलो, या 1 पॉइजली इक्वल टू 10 पॉइस। और जो बेटा वाटर यूज करते हैं, वाटर भी हमारा आइडियल वाटर नहीं है, क्योंकि आप विस्कोसिटी पढ़ रहे हैं, तो आइडियल एक्चुअल वाटर नहीं, वाटर की भी विस्कोसिटी होती है, जो कि होती है कितनी, 0.01 इतना पॉइस। क्लियर? इतनी पॉइस होती है। ठीक, तो विस्कोसिटी के बारे में हमें इतनी बातें समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? आई बात समझ में? चलो, तो विस्कोसिटी हमने ये देख लिया। अच्छा, ठीक,
ये सब याद नहीं रखना, बट आपको वैल्यूज दे रखी होंगी एयर की, वाटर की, मतलब कहने का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। इसको बोलते हैं 1 सेंटीपॉइज, 1 सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होता है लगभग इस ऑर्डर का, होता है कितना 2 × 10 टू पावर, इसको ऐसे बोल सकते हैं ना 2 × 10 टू द पावर -4 पॉइंट्स, इतना पॉइंट्स कुछ इस ऑर्डर का होता है जनरल के लिए। वाटर के लिए 1 × 10 टू पावर -2 -4 इस ऑर्डर में होता है। ठीक है, क्लियर? नहीं, ये एग्जैक्टली सेम लिखा है, मतलब और सभी के लिए 10 टू पावर -2 से -4 के ऑर्डर के बीच में इस तरह से होता है इतना पॉइज। ठीक, तो विस्कोसिटी इंडेक्स की हमने बात कर रखा है, विस्कोसिटी देख लिया। और जितना ज्यादा विस्कोसिटी, सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा विस्कोसिटी उतना, जितना ज्यादा विस्कोस उतना ज्यादा विस्कस लिक्विड, द मोर विस्कस लिक्विड, और उतना ज्यादा विस्कस लिक्विड तो उतनी ज्यादा विस्कस फोर्स देगा, जैसा कि हम कॉमन सेंस से कह सकते थे, और फार्मूला नहीं भी देखते तो हमें समझ में आता है। ठीक, बात आई समझ में? क्लियर? आगे बढ़े तो आते हैं एक सवाल पे। ये सवाल एक ले लेते हैं। इस पे सवाल क्या कह रहा है, पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन बोला कि ग्लास स्लैब है, ठीक है, एक ग्लास स्लैब है, हाँ, जिसकी लेंथ दे रखी है 3 मीटर और ब्रेड्थ दे रखा है कितना, 2 मीटर। तो भाई बना लेते हैं इसको, ग्लास स्लैब को, लेंथ 3 मीटर, ब्रेड्थ 2 मीटर, ओके। और क्या दे रखा है, और दे रखा है इस पे कि भाई सिंपल सी बात है, इस तरह से बना लेते हैं डायग्राम, जो जो कहते जाए करते जाओ। ये ग्लास स्लैब है आपका, ये दे रखा है 3 मीटर, ये दे रखा है 2 मीटर। हम लोग सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो ये दे रखा हुआ आपको, ठीक। अब बोला है क्या, लेयर ग्लास स्लैब ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड ब्रेड्थ 2 मीटर, ओके, 3 मीटर 2 मीटर इज प्लेस्ड ऑन अ लेयर ऑफ हनी ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर। तो सपोज दैट, बेटा मान लेते हैं कि ये हमारा जो है, ये इस लेयर, यही लेयर है हमारा किसका, हनी का, मतलब शहद का। ये लेयर आपका दे रखा है कितना, ये डिस्टेंस आपको दे रखा है, ये ऐसा समझो, ये थिकनेस 10 सेंटीमीटर, ओके। अब क्या बोल रखा है, इतना दे रखा है, ठीक है। अब क्या बोल रखा है भाई, 10 सेंटीमीटर थिकनेस है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग इट विद वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। सिंपल कि भाई 20 मीटर पर सेकंड इसको लेके हमें जाना है, कितने से, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। जब लेके जाएंगे तो होगा क्या, इस कांस्टेंट स्पीड से इसको लेके जाना है। जब इसको हम लेके जाएंगे तो होगा क्या, इसके इस लेयर और इस लेयर के बीच में, इसके इस दोनों के इस लेयर के बीच में, जैसे समझो लुब्रिकेंट वाले जो है, इसमें भी ऐसे सवाल आते हैं। तो इस लेयर के बीच में क्या फ्रिक्शन लगेगा, और वो फ्लूइड का फ्रिक्शन है, जिसका मतलब विस्कस ड्रैग है। तो विस्कस ड्रैग लगेगा नहीं लगेगा, हाँ या ना, सिंपल सी बात है, क्लियर? ठीक, अच्छा। तो पूछा है ग्लास स्लैब थी, लेंथ 3 मीटर दे रखा था, ब्रेड्थ दे रखा है 2 मीटर, इज प्लेस्ड ऑन अ लेयर ऑफ हनी, थिकनेस इतना दे रखा है। बोला 10 सेंटीमीटर है, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग इट विद वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। हाँ, हनी की आपको विस्कोसिटी इंडेक्स दे रखी है। देखो बेटा, अभी जो बताया मैंने, इस ऑर्डर का होता है इतना, पास्कल सेकंड दे रखा। पास्कल सेकंड मतलब आपको पॉइस में नहीं है, पास्कल सेकंड में, ठीक है। तो अभी हमने बताया डिफरेंस। तो भाई ये अपना हनी था, क्लियर? अब करें क्या करें, चलो भाई, तो आते हैं, निकालते हैं इसको, ठीक। तो लेंथ विड्थ दे रखा है, इसकी हाइट दे रखा होता तो हमें और अच्छे से बना सकते थे। हाइट भी मान लो 2 मीटर है, सपोज, एज्यूम हाइट की जरूरत जहां पड़ेगी वो ले लेंगे। तो एज्यूम, अच्छा ये लिख कैसे, ग्लास स्लैब ऑफ लेंथ इतना 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 इज प्लेस्ड ऑन अ लेयर ऑफ हनी, ठीक है। एज्यूम विड्थ जो इसकी है, ब्रेड्थ कितना दे रखा है, इतना, इसकी जो विड्थ है वो ले लो आप, वो भी 2 मीटर ले लो, ओके। चलो मैं दे दिया। अब करना क्या है भाई, हमें पहले तो विस्कस फोर्स लगाना। अगर विस्कस फोर्स के बराबर एफ एक्सटर्नल लगा दें इस पे, देखो सिंपल सी बात है, एफ एक्सटर्नल अगर हम विस्कस फोर्स के बराबर लगा दें तो क्या ये लेयर कांस्टेंट स्पीड से चलेगी? बिल्कुल। किससे चलेगी? कांस्टेंट स्पीड से चलेगी। तो बस बिल्कुल सेम, यानी कि हमें क्या करना है कि हमें एक काम करते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है कितना, एफ वी, और उतने ही के बराबर अगर हम निकाल दें क्या, एफ एक्सटर्नल, तो हमारा क्या आ जाएगा, आते हैं इस पे, तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, जो एफ एक्सटर्नल फोर्स है हम किसके बराबर रख दें, एफ वी के बराबर। देन अगर हमारी स्पीड जो होगी वी, वो कांस्टेंट हो जाएगी।
यानी नेट एक्सीलरेशन तो 0 हो जाएगा क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम। चलिए तो एफ वी की वैल्यू निकालते हैं। एफ वी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन तो दिखा रखा है, तो ईटा इंटू ए इंटू डीवी बाई डी वाई। तो जरा ध्यान से देखो, ये लिक्विड लेयर्स थी, इनके ऊपर ये पार्ट था, ये पार्ट जा कितने से रहा था 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये लिक्विड की थिकनेस कितनी थी, ये 10 सेंटीमीटर। तो जरा डीवी बाई डी वाई करें तो कितना आएगा भाई, डीवी बाई डी वाई करें यानी कि v माइनस 0, ये तो नीचे नहीं जा रहा है ना, ये तो ग्राउंड के फिक्स है। अगर ये लेयर देखा जाए तो ये तो भाई 0 है इसकी स्पीड, इसकी स्पीड कितनी है, यही v है, तो v 0 अपॉन थिकनेस। ठीक, क्लियर। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व, कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो कितना आ जाएगा भाई, v दे रखा है इतना 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई t कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया, यानी कि 2 क्या सेंटीमीटर कैंसिल, यानी 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ये आ चुका है। अब हमें तो चाहिए, ये वैल्यू मिल चुका है भाई हमें, अब क्या चाहिए, एरिया चाहिए, और ये वैल्यू आपको दे रखा है 2.5, कितना दे रखा है, यही 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। जरा देखो तो ईटा ऑफ हनी कितना दे रखा है भाई, इतना ही दे रखा है 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 पास्कल सेकंड। ठीक है, हमें आंसर चाहिए न्यूटन में, तो पास्कल सेकंड देख रहा है। ठीक है, एरिया कितना, तो एरिया देखो कितना सरफेस का एरिया है, तो भाई 3 मीटर का लेंथ है, एरिया कौन सा रखेंगे, ये वाला एरिया ना, तो 3 मीटर्स का लेंथ है, 2 मीटर्स की विड्थ है, तो क्या लिख लेंगे, 2 मीटर्स की विड्थ से दे रखी है तो क्या रख लेंगे, तो 3 इंटू 2, एक मिनट, 3 इंटू 2, तो एरिया हो जाएगा इसका 3 इंटू 2 मीटर स्क्वायर, तो रख लेते हैं एरिया 3 इंटू 2। और कुछ बचा है क्या, और कुछ बचा है क्या, हाँ डीवी बाई डी टी, तो कितना आ गया वो तो हमारा आ ही चुका है ना, कितना 2, तो कर लो सॉल्व, कितना आ जाएगा, और यही एफ एक्सटर्नल के बराबर है, कितना आ जाएगा भाई 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, तो 2.5, 3 2 जार 6 2 जार 3 2 जार 6 2 जार 12, 12 2 जार 24 और 0.5 यानी 30 इंटू 10 टू द पावर क्या माइनस 4, कितना न्यूटन। क्लियर, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन, इतना हमारा एक्सटर्नल, इतना हमारा एक्सटर्नल क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, सो दैट ये क्या करे, विद कांस्टेंट स्पीड से जाए। क्लियर है, बात आई समझ में, यस और नो। ठीक, तो आसान सवाल था ये, सीधे सीधे फार्मूला एप्लीकेशन, इस तरह के कई सारे सवाल दिए जाते हैं, खैर लगा सकते हैं इसको आराम से। ठीक है, देख लो भाई, तो इतना एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी और यही हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। ठीक, तो एक सवाल इस पे हमने ले रखा है। क्लियर है, बात आई समझ में, देख लो भाई इसका सॉल्यूशन। ठीक, क्लियर है, चलिए आते हैं हम लोग अब स्टोक्स लॉ पे। तो स्टोक्स लॉ पे हम लोग आते हैं, स्टोक्स लॉ, फिर टर्मिनल वेलोसिटी पे आएंगे। पहले स्टोक्स लॉ देखिए क्या है। स्टोक्स लॉ, एक काम कर लेते हैं इसको, स्टोक्स लॉ की बात कर रहे हैं, तो स्टोक्स लॉ, एक मिनट ये गलत लिखा हुआ है, इस पे आते हैं एक बार। एक काम करते हैं, आ जाओ स्टोक्स लॉ पे। स्टोक्स लॉ देखो जरा ध्यान से, स्टोक्स लॉ, तो स्टोक्स लॉ क्या बोलता है भाई, सिंपल सी बात है, तो जरा इस पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो स्टोक्स लॉ बोलता है सिंपल सी बात कि कोई, मान लो सपोज दैट कोई बॉल है, अब ये अगर कहीं स्पीड, किसी स्पीड से जा रहा है, ठीक है, ये बॉल कहीं मान लो किसी लिक्विड में किसी स्पीड से नीचे की तरफ जा रहा है या कहीं भी जा रहा हो, तो इस पे किसी लिक्विड में, ठीक, किसी लिक्विड में ये बॉल जा रहा है, राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, कहीं भी जा रहा हो, जिधर भी मोशन करेगा, मान लो ये बॉल जा रहा है इधर विद सम स्पीड v, तो इस पर जो ड्रैग काम करेगा, एयर ड्रैग बोलो या विस्कस ड्रैग बोलो, वो कैसा काम करेगा, वो हमेशा पीछे की तरफ काम करेगा, जो कि हमने निकाला ये विस्कस ड्रैग। और बॉल कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल बॉल, क्योंकि ये स्फेरिकल बॉल के लिए ही डिफाइंड है, स्फेरिकल बॉल के लिए विस्कस फोर्स डिफाइन है। तो ये जो एयर ड्रैग है,
ये जो ड्रैग फोर्स है Fv जो है वो ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स ऑन, ड्रैग फोर्स या विस्कस फोर्स ऑन स्फेरिकल बॉल। ये हमेशा डिफाइन ही हुआ है स्फेरिकल बॉल के लिए, ऑन स्फेरिकल बॉल। क्लियर? ये बॉल था अपना स्फेरिकल बॉल, स्फेरिकल बॉल। ये मैंने तो दिखा दिया सब, लेकिन ये एक ही बात है कि अगर ये आगे की तरफ मोशन कर रहा है तो Fe एक ही आएगा, और लगेगा कैसे? ये ड्रैग फोर्स इस तरह से लगेगा। तो ये जो ड्रैग फोर्स आता है वो शायद आपने देखा हो कई बार काइनेमेटिक्स क्वेश्चन में कि ये जो लिखा जाता है ये फोर्स माइनस के टाइम्स वी टाइप्स लिखा जाता होगा। ठीक है, ये स्टोक्स लॉ है। ये इसकी रेडियस मान लो इसकी आर है, इसकी रेडियस मान लो बॉल की आर है, तो ये जो लगता है ये डिफाइन किस पे करा जाएगा भाई? स्फेरिकल बॉल के लिए, ओनली डिफाइंड फॉर स्फेरिकल बॉल, क्योंकि और सब के लिए हमने निकाला नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, सीधे सीधे लॉ है। हाँ, डायमेंशनली हम इसको देख सकते हैं कि रिलेशन कैसा है, डायमेंशनल प्रूफ तो हम जानते ही हैं कि ओनली डिफाइंड फॉर spherical ball, spherical बॉल। ठीक, और लगेगा कितना भाई? तो लगेगा कितना वो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि भाई जो विस्कस फोर्स है वो आपने शायद ये फार्मूला देखा होगा, ये जो ड्रैग फोर्स या ये विस्कस फोर्स है ये लगेगा कितना? 6 ईटा पाई आरवी। कितना? 6 ईटा पाई आरवी। और डायरेक्शन हमेशा पीछे की तरफ, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा जो कि डायरेक्शन हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन बताता है। इतना सा ये फोर्स लगेगा। क्लियर? आई बात समझ में? लेकिन याद रखना ये बॉल कैसी होनी चाहिए भाई? स्फेरिकल, उसके लिए डिफाइंड है, उसके लिए ये डिफाइंड है। ईटा आपको दे रखा होगा इस फ्लूइड का, या जो भी मीडियम में जा रहा है, एयर हो तो एयर का। आपको आर क्या है यहाँ पे? ईटा, इसे बोलो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जैसे वहां पे था मीडियम का। ठीक, सेकेंड जो है आर, ये दे होगा रेडियस ऑफ बॉल। ओके, और वी जो दे रखा होगा ये इसकी स्पीड दे रखी है, स्पीड ऑफ बॉल। तो कहने का मतलब ये बॉल के लिए डिफाइंड है, ये सब लॉ। ठीक है, और आपने ये फार्मूला कई बार देखा होगा कि कई बार काइनेमेटिक्स में यूज हुआ। ये के कुछ नहीं है, के आपका यही है, ये जो के है, ये जो टर्म लिखा है 6 ईटा पाई आरवी, 6 पाई ईटा आरवी या 6 ईटा पाई आरवी, एक ही बात है। तो ये जो आपने देखा होगा कि ये के कुछ नहीं है, 6 पाई ईटा आर ही है, वी तो हमने लिख ही दिया। ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा इस तरह का कोई ड्रैग फोर्स, तो वो बल्कि हम लिख सकते हैं वो स्फेरिकल बॉल के लिए डिफाइंड है। ठीक है, क्लियर? आई बात समझ में? तो हम लोग आते हैं स्टोक्स लॉ, तो हमने देख लिया। क्लियर है? यहां तक बातें समझ में आई? सिंपल सी बात है। अब कभी कभी पूछ लेता है आपको टर्मिनल स्पीड क्या है या टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। तो बेसिकली मान लेते हैं कि कई बार इस तरह से आपसे पूछ लेता है कि भाई कोई लिक्विड है, किसी के अंदर, लिक्विड के अंदर कोई बॉल इस तरह से गिर रहा है। ठीक, तो उसकी टर्मिनल स्पीड क्या होगी? उसकी टर्मिनल स्पीड क्या होगी? मैं इसको इधर लिख देता हूं, इसकी टर्मिनल स्पीड क्या होगी। तो अब सिंपल सी बात है, यहां पे देखो, जैसे मान लो कोई मीडियम है, जैसे एयर ही है, उस पर ये बॉल है। ठीक है, स्पेरिकल बॉल की बात करेंगे क्योंकि उसके लिए हमें विस्कस फोर्स पता है या ड्रैग फोर्स पता है। तो इसको जब यहां से छोड़ेंगे, ठीक है, और जब ये नीचे कहीं आ रहा होगा, ऐसा समझो, जब ये इसको यहां से छोड़ेंगे और ये कहीं नीचे आ रहा होगा, ठीक, देखो जब ये कहीं पे छोड़ेंगे और कहीं नीचे आ रहा होगा ये, ठीक, देखो जरा ध्यान से कि मान लो कहीं यहाँ पे पहुंच रहा हो ये, तो जैसे इसको छोड़ा गया तो उस समय, अब ये आप मान लो कि कोई ये मीडियम है जिसके अंदर ये चल रहा है, जैसे मान लेते हैं एयर ही है या कोई लिक्विड है, ये लिक्विड है, इसके अंदर ये गिर रहा है। ठीक, लिक्विड की डेंसिटी आपको दे रखी होगी, रेडियस दे रखा होगा किसका? बॉल का, स्फेरिकल बॉल का। ठीक, तो भाई इनिशियली तो इसके पास स्पीड है ही नहीं, इनिशियल v तो 0 है, इनिशियल u मान लेते हैं ये तो 0 है। ठीक, ये आप मान लो इसकी डेंसिटी मान लेते हैं, दे रखी है रो, ये दे रखे है डेंसिटी ऑफ लिक्विड,
डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ओके ठीक है भाई, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखा है। अच्छा डेंसिटी मान लेते हैं इस बॉल की डेंसिटी रही होगी सिग्मा, सिग्मा देख लेते हैं डेंसिटी ऑफ बॉल, ताकि याद रहे चीजें, डेंसिटी ऑफ बॉल, डेंसिटी ऑफ बॉल। तो कहने का मतलब टर्मिनल स्पीड क्या है, टर्मिनल स्पीड एक्चुअल में स्टेडी स्टेट पे जो इसकी कांस्टेंट स्पीड है वही है, ठीक है। तो रेडियस भी दे रखा हो बॉल का, तो आते हैं टर्मिनल स्पीड मतलब इट्स अ कांस्टेंट स्पीड, पहले तो ये समझ लेते हैं, इट्स अ कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड once achieved, it is a constant speed तो कहने का मतलब टर्मिनल वेलोसिटी इट इज अ कांस्टेंट स्पीड, अगर एक बार वंस टर्मिनल स्पीड इज अचीव्ड by the ball then it by the object then it remains constant throughout its motion। तो कहने का मतलब क्या है, ये आप तब आता है कांस्टेंट स्पीड मतलब एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, या आप बोल सकते हो एट स्टडी स्टेट, एट स्टडी स्टेट ये जब आएगा, एक बार ये अचीव हो गया उसके बाद स्पीड चेंज नहीं होगा, इसे हम टर्मिनल स्पीड बोलते हैं। तो जरा ध्यान से देखो कि u0 है, उस समय इस पर सिर्फ mg लग रहा होगा, mg के कारण ये नीचे भागेगा, यस और नो। mg मतलब अगर अब देखा जाए तो बॉल है, और इसको लिखने के लिए सिग्मा इंटू क्या लिखते हैं, रो इंटू वी, 4/3 पाई आर क्यूब, मान लेते हैं इतनी रेडियस है, पाई स्मॉल आर क्यूब, भाई रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ये जो वेट है नीचे की तरफ काम कर रहा है। अच्छा इस पे बायंसी काम कर ही रहा होगा, क्लियर कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा बायंसी, क्योंकि भाई किसी लिक्विड में आ रहा है इस समय, तो बायंसी काम कर रहा है, बायंसी इतनी होगी नहीं कि इसको रोक ले, ओके, बायंसी इतनी होगी नहीं कि इसको रोक ले, तो बायंसी इतनी है नहीं कि इसको रोक ले। कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि ये एफ बी किसके बराबर हो जाएगा भाई, जो एफ बी है अगर हम निकालें तो एफ बी तो हमें पता है किसके बराबर होता है, एफ बी इज इक्वल टू रो लिक्विड इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, रो इक्वल वॉल्यूम सबमर्ज इंटू जी। अच्छा यू की वैल्यू 0 है, एम जी बड़ा है, तो ये नीचे लेके इसको भागेगा, एक्सीलरेशन इसकी हम ए निकाल लेंगे, एक्सीलरेशन नॉन जीरो है, ये नीचे लेके आएगा। लेकिन काफी समय बाद जब इसने कुछ स्पीड अचीव कर ली, कुछ स्पीड यहाँ पे इससे भागता हुआ नजर आएगा, कुछ स्पीड अचीव कर ली, तो एक समय ऐसा होगा भाई कि इस पर दो फोर्सेस, एक तो बायंसी तो है ही है, साथ में एक फोर्स और आ जाएगा, कौन सा, क्योंकि इसके पास स्पीड है और लिक्विड के अंदर मोशन कर रहा है। लिक्विड कैसी है, उसकी विस्कोसिटी इंडेक्स आपको दे रखी है, ये ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन होगी आपको। तो इसके कारण से इस पर एक, क्योंकि इस बार फ्लूइड आइडियल नहीं है, फ्लूइड आइडियल नहीं है, विस्कस फ्लूइड है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, ड्रैग लगेगा ड्यू टू द लिक्विड, और ये यहाँ पे विस्कस फोर्स यहाँ पे इस तरह से देगा एफ वी, जिसकी वैल्यू हमने निकाला, क्योंकि स्फेरिकल बॉल है, स्फेरिकल बॉल के लिए हमें पता है स्टोक्स लॉ लगा देंगे तो हमें वैल्यू आ जाएगा। और दूसरा एम जी तो कांस्टेंट है, एम जी तो जा ही रहा होगा, क्लियर। तो ये सिचुएशन में हो सकता है कि ये जब सिचुएशन ये दोनों बराबर कर जाएं एम जी को, मतलब सिंपल अगर मैं बोलूं तो ये डायग्राम में अगर स्टेडी स्टेट की बात करूं, स्टेडी स्टेट की बात करूं तो एट स्टेडी स्टेट वंस ये स्पीड अगर v इक्वल टू वी टर्मिनल हुआ, क्यों वी टर्मिनल हुआ, क्यों, क्योंकि इस पे एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0, अब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, और बॉडी जा रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब हमारा ये स्टेडी स्टेट अचीव कर गया होगा। स्टेडी स्टेट की बात करें, एट स्टेडी स्टेट वाला डायग्राम नीचे है, ऊपर वाला डायग्राम इनिशियल डायग्राम था, ऊपर वाला डायग्राम इनिशियल डायग्राम था। तो हम बोल सकते हैं कि भाई एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट क्या बोल सकते हैं, एट स्टेडी स्टेट हम ये कह सकते हैं क्या कि भाई जो स्पीड होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल स्पीड, जैसा कि डेफिनेशन भी है, तो यही टर्मिनल स्पीड होता है। और अगर हम देखें कि सिस्टम पे नेट एक्सीलरेशन 0 है, एक्सीलरेशन 0 है इसका मतलब नेट फोर्स 0 होगा, एक्सीलरेशन 0 मतलब नेट फोर्स 0 होगा। और बॉडी की अगर हम एफबीडी बनाए, बॉडी की अगर एफबीडी बनाए जो कि यहाँ पे दिख रखा है, फिर से एक बार बना ही देते हैं कि बॉडी की अगर एफबीडी बनाए तो बॉडी पे क्या क्या लग रहा होगा भाई, यहाँ से तो फोर्स ऑफ बायंसी और फोर्स विस्कस फोर्स, और साथ में नीचे की तरफ लग रहा होगा हमें mg,
और ये इक्विलिब्रियम में है यानी एक जीरो है, और इसका मतलब नेट फोर्स हमारा बैलेंस है। इसका मतलब अगर हम लिखे तो लिखेंगे क्या भाई, mg बैलेंस कर गया होगा। mg की वैल्यू हमने लिख रखा है ऑलरेडी सिग्मा के टर्म्स में, खैर लिख देते हैं फिलहाल। mg बैलेंस कर रखा होगा किसको, fb यानी कि फोर्स ऑफ बायंसी जो कि लिक्विड है वो तो देगा, प्लस विस्कस फोर्स, प्लस विस्कस फोर्स, ये हमेशा बराबर होंगे। किससे होंगे, हमेशा बराबर होंगे। क्लियर है। तो अब हमें वैल्यू निकालना होगा, और ये जो स्पीड होगी इस पर v vt के बराबर होगी, v टर्मिनल स्पीड के बराबर या टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर होगी। क्लियर है, आई बात समझ में। तो चलिए वैल्यूज निकाल लेते हैं। mg को कितना लिख सकते हैं भाई, इतना रखते हैं वैल्यूज। आइए देखिए तो कितना हो जाएगा भाई, तो सिग्मा तो डेंसिटी हो गई लिक्विड की 4/3 सिग्मा इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। क्लियर। तो रो वीजी यानी mg हो गया इज इक्वल टू फोर्स क्या था भाई, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ ये इक्वेशन, mg इज इक्वल टू क्या था, फोर्स ऑफ बायंसी प्लस विस्कस फोर्स, फोर्स ऑफ बायंसी प्लस विस्कस फोर्स। fb कितना हो जाएगा भाई, रो लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज, टोटल वॉल्यूम सबमर्ज है तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, प्लस विस्कस फोर्स सॉलिड बॉल है तो सीधे सीधे fb क्या लिखेंगे भाई, अभी हमने लिखना सिखाया 6 पाई ईटा आर वी। क्लियर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 पाई ईटा आर वी, वी की जगह अब वी टर्मिनल, क्यों, क्योंकि स्टेडी स्टेट की बात हो रही है। क्लियर है, आई बात समझ में, यस और नो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। तो भाई एक काम कर लेते हैं कि 4/3 ये कॉमन है, इनको एक साथ लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल टू सिग्मा माइनस रो, और यहां बचेगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। अब जो कट कटा जाए उसको काट वाट दो, कितना हो जाएगा भाई यहां से पाई पाई कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, 2 से काटो 3 टाइम्स, 2 से काटो 2 टाइम्स, और क्या हो जाएगा भाई, एक आर ने आर को मार दिया, एक बचा आर स्क्वायर। तो जरा देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा वीटी इज इक्वल टू तो ये बनेगा भाई सीधे सीधे, यहाँ पे 2 बचा तो 2, यहाँ पे 2 बचा और क्या बचा, पाई पाई कैंसिल ही हो गया, तो 2 जी आर स्क्वायर अपॉन 9 ईटा, 3 और 3 9 ईटा इंटू क्या बचेगा भाई सिग्मा माइनस रो। तो यही आपका क्या बन जाएगा भाई, इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, तो वीटी 2/9 ईटा, और ये बन जाएगा आपका सिग्मा माइनस रो। सिग्मा किसकी डेंसिटी थी, सिग्मा डेंसिटी थी बॉडी की, रो किसकी डेंसिटी थी लिक्विड की, इंटू जी इंटू आर स्क्वायर, इंटू जी इंटू आर स्क्वायर, यही आपका टर्मिनल स्पीड हो जाएगा। टर्मिनल स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड। जैसे आपने रेन देखा होगा, रेन तो बहुत ऊपर से आती है रेन की बूंदें, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम बिल्कुल सेम यही होता है, जिसके कारण वेलोसिटी जो हमारे तक पहुंचती है, अदरवाइज हमारे सरों में छेद हो जाते, इतनी तेज रेन की स्पीड आती है। अगर देखा जाए एच अगर हम यूज करते हैं तो सिंपल सा यही फंडा है जो कि इसके यूज होता है। तो v इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कभी कभी आप सीधे सीधे पूछ लेते हैं क्वेश्चंस में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, आर स्क्वायर के। ये सब डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। आप सिंपल सी बात है, फार्मूला रटो मत, छोटी सी डेरिवेशन है, आप जल्दी से कर सकते हो। ठीक है। हाँ, कभी कभी अगर इफ रो आपका एयर लिया जाए तो एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है, 1.29 या 26 kg पर मीटर क्यूब के हिसाब से, तो सिग्मा बहुत बड़ा हो जाता है किससे, रोअर के हिसाब से। तो इस केस में हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं रो को, तो सीधे सीधे हम टर्मिनल स्पीड यहां से लिख सकते हैं। अगर एयर रहा तो हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि रो बहुत छोटा है, लोगे भी तो ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हम सीधे सीधे 2/9 ईटा इंटू क्या कर लेते हैं, सिग्मा इंटू जी इंटू आर स्क्वायर, जहां सिग्मा क्या है, बॉडी की डेंसिटी। क्लियर, अगर एयर के केस में। ठीक है। चलिए तो यहां तक फिलहाल सबको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से डेरिवेशन घुमा के देखिए। ठीक, नोट करिए चीजों को। क्लियर, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर, इससे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।